हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय सर और आज हम क्लास 9th का हाफ ईयरली 2025-26 जो आज ही के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका हम संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। क्लास 9th पेपर कोड है 100। गणित का पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि 23 है। इसमें टोटल पेजेस 8 हैं, मैक्सिमम मार्क 75 है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सही विकल्प या जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या है तो जितनी सभी संख्याएं हैं वो किसके अंदर आती हैं? वास्तविक के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक संख्याएं। दूसरा है बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? गुणांक मतलब चर एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ अंक कौन है? तो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ अंक है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है रैखिक समीकरण का ये हल की बात करी गई है। तो आप हमेशा याद रखें कि रैखिक समीकरण एक रेखा का निर्माण करती है और रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो जब एक रैखिक समीकरण की बात करी जाए तो उसके अनंत या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, बताइए कि निम्न में से कौन सा समीकरण का एक हल है? तो देखिए समीकरण का हल होने का मतलब है कि यदि आप इन x और y के निर्देशांक आप इसमें जब पुट कराएंगे, इसमें रखेंगे तो LHS बराबर आना चाहिए RHS के। तो आप जब ऑप्शन सी 4,0 x की जगह आप 4 रखेंगे, y की जगह आप 0 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 बराबर 4 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर इसका 5th है किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। तो ये तो बहुत ही सरल हो गया, अंतःकोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के? 360। इसी का 6 है चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं अनुपात में, हमें सबसे छोटा कोण निकालना है। तो सबसे छोटा कोण यहां पर कौन है? जो 3 अनुपात है। तो पहले हम अनुपात के लिए इसमें एक चर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 5x, 9x और 13x। सभी को अपन जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहां पर x का मान कितना आ जाएगा? यहां पर जब आप 30 से 360 को काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 12। सबसे छोटा कोण कौन था? 3x। सबसे छोटा कोण कौन था? 3x। तो इसलिए 3x का मान हो जाएगा 12 तिया 36, 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स में दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख, आलेख मतलब कि आपका उसका मैप की बात कर रहे हैं कि ग्राफ उसका कैसा बनेगा, है ना। तो रैखिक समीकरण है, उसका नाम ही रैखिक इसलिए होता है क्योंकि ये क्या बनाता है? एक सीधी रेखा या सरल रेखा। हम क्या लिखेंगे? सरल या फिर सीधी रेखा। ठीक है, रेखा तो इसमें लिखा ही हुआ है, सरल रेखा होता है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। उसके बाद यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। x प्लस बाई एक्स माइनस बाई ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो जाता है तो यहां इसका आंसर होता है 3abc। क्यों ये 3abc आंसर होता है? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आप सर्व समीकरण नंबर 8 देखेंगे जब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। और यहां पर इसका जो गुणा होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहां जब आप इस ए प्लस बी प्लस सी को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 3abc का पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस 3abc। इसलिए यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता है? 3abc। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अंतःकोणों का बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं। जब हम उल्टे जाते हैं, मैंने हमें आपको जब पढ़ाया था चैप्टर तो मैंने बोला था हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। प्राकृत संख्या के लिए n लिख रहे थे, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या के लिए w लिख रहे थे, फिर यहां पर पूर्णांक संख्याओं के लिए हम i लिख रहे थे या z लिख रहे थे। ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं के लिए z लिख रहे थे। तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वो सत्य रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो वो सही रहेगा। तो बाहर से अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जेड, इंटीजर।
और पूर्ण होता है, मतलब आप बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 2 पाई, पाई हमेशा क्या है, एक पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिमेय ही आता है, इसलिए सही हो जाएगा। एक बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, नहीं भैया, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बिंदु है, देखिए कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं। पांचवा है आपका, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने बोला है कि जहां एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बात बिल्कुल सही है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का एक हल हो, नहीं, अभी हमने पढ़ा था दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल कितना होगा, अनंत होगा, इसलिए असत्य। बहुत अच्छा, ये प्रतिरूप बना, सही गलत सही गलत सही गलत। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ियां। तो यहां पर आपको चतुर्थांश और अक्ष पूछे गए हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर एक ड्रॉ कर लें कि पहला जो फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें दोनों चीजें प्लस की रहेंगी, यहाँ x प्लस का, y माइनस का, यहाँ दोनों चीजें माइनस की। और चौथे चतुर्थांश में क्या रहेगा, x आपका माइनस का और y आपका प्लस का। अब हम यहां देख लेंगे, दोनों चीजें प्लस की हैं, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश, इसका सा आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। फिर यहाँ पहली चीज माइनस की, दूसरी चीज प्लस की कहाँ होती है, चतुर्थ में। पहली चीज माइनस और दूसरी चीज प्लस की यहाँ होती है आपकी चतुर्थ चतुर्थांश में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स माइनस, सॉरी यहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट, एक्स प्लस एक्स माइनस है यहां पर, है ना। हाँ, यहां पर एक्स कैसा है, प्लस है, और वाई कैसा है, माइनस। यहां पर एक्स आपका क्या है, प्लस है, एक्स, अरे क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स हमारा यहां क्या है, माइनस है, और वाई कैसा है आपका, प्लस है। और यहाँ एक्स प्लस है और वाई कैसा है आपका, माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, एक्स आपका माइनस और वाई प्लस आपका द्वितीय चतुर्थांश, है ना, द्वितीय मतलब दा, ये हो जाएगा इसका दा। ये आप देखें 6,0 कहां बैठेगा, एक्स अक्ष पर ही बैठेगा, क्योंकि एक्स यहां पर है, बाई जीरो का मतलब होता है एक्स अक्ष, तो यहाँ बा हो जाएगा, यहां पर भी बा हो जाएगा। आप देखें यहां भी क्या है, 7,0 है, मतलब ये भी एक्स अक्ष पे बैठेगा। माइनस माइनस दोनों कहां होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय कहां पर है, आ में आपका तृतीय, तो इसका आ हो जाएगा। फिर एक प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो आपके ये क्या हो गए, सही जोड़ियां हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, 5 के ऊपर 0 की पावर है, मतलब किसी के भी ऊपर 0 की पावर होती है, वो होता है 1, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हम चढ़ा देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1 ही आता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। 35 घात का कोई द्विपद लिखना है तो दो पद होने चाहिए, घात 35 होनी चाहिए, कोई भी हम लिख दें, x के ऊपर 35 की घात धन 5 लिख दिया। बस ये चीज याद रखें कि चर की सबसे बड़ी घात वो 35 हो जाएगी, और उसके साथ पद कितने हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो इसका आंसर तो सबका अलग अलग हो सकता है। 70 कोण का संपूरक, संपूरक का मैंने बताया था, दो कोणों का योग 180 है तो वो संपूरक कहलाएंगे। तो यदि पहला 70 है तो दूसरा कितना होगा, 110। समकोण की माप लिखना है तो वो 90। सर्वांग समता की हम परिभाषा लिखना है तो हम क्या कहेंगे कि वे आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं एवं संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। बस हम इतना लिखेंगे, वे आकृतियां, और संगत भुजा संगत कोण भी नहीं लिखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है वे आकृतियां जिनके आकार, आकार मतलब कि रूप, है ना, एवं माप समान हो। ठीक है ना, तो इसमें हम त्रिभुज चतुर्भुज नहीं, संसार की सभी आकृतियों के बारे में हमने बात कर दी सर्वांग सम की, कि वे आकृतियां जिनके आकार या रूप समान एवं माप समान होते हैं, रूप समान और माप समान, डायमेंशन बराबर हो, और आकार मतलब कि उनकी साइज भी कैसी हो, बराबर हो। चलिए, नहीं साइज मतलब कि माफ ही हो जाएगा, ठीक है। क्या पतंग एक समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं, पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल करना है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं, सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 5 का रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का तो रूट हट जाएगा,
बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस 2 और मल्टीप्लाई इन दोनों का हो जाएगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 5 और 2 कितना हो गया 7 धन 2 रूट 10, ये इसका। चलिए इसका हर का परिमीकरण करेंगे, तो हर के परिमीकरण के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यदि यहां माइनस है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का, रूट 7 प्लस 6 और नीचे हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का गुणा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 7 का स्क्वायर 7 और बी माइनस बी मतलब रूट 6 का स्क्वायर मतलब 6, 7 माइनस 6 तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 टू द पावर 1/2 और 8 टू द पावर 1/2, तो हम यहाँ पहले उसकी सर्वसमीका लिख देंगे, ए के ऊपर 1/2 की घात गुणा में बी के ऊपर 1/2 की घात, यदि ऐसा हो रहा है तो घात दोनों के ऊपर लग जाएगी और अंदर इनका गुणा हो जाएगा, आधार का ए गुणा बी, ऐसे ही हम लिख देंगे, 7 और 8 का गुणा हो जाएगा तो 56 के ऊपर उत्तर आ जाएगा 1/2 की पावर, ठीक है। चलिए इनका हम जब गुणा करेंगे तो क्या होता है, 6 का 2 में गुणा किया 12, करनी 5 का जब करनी 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा करनी 5, यहां पर क्या हो गया, ये जोड़ा बन गया, युग्म बन गया तो बाहर आ जाएगा 5, 12 गुणित 5, 12 पंचे 60 इसका आंसर, और भी सरल था, दोनों ही सरल थे। चलिए जब हम बहुपद का शून्य निकालते हैं तो हमें बहुपद को काय के बराबर करना पड़ेगा, शून्य के बराबर, पी एक्स बराबर शून्य, इसका मतलब है कि 2x प्लस 1 का मान काय के बराबर कर दिया शून्य की, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा -1/2। यहां पर हमें x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, तो जब आप x बराबर 0 यहां पुटअप कराएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्धारण करने वाले क्षैतिज तल को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है, यही लिखना था बस। उसके बाद कार्तिक तल में मूल बिंदु को परिभाषित करने के लिए क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो मूल बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु, ये क्या है कि परिभाषा हो गई मूल बिंदु की, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,0। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन्होंने यहां पर भुज और कोटि पूछा है, तो भुज क्या होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो भुज यहां पर हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगी 2। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आपका ये भुज हो जाएगा और ये कोटि हो जाएगी। इसका अथवा में पी के निर्देशांक केवल पूछे थे, तो पी का पहला एक्स का निर्देशांक कौन है 4, तो ये 4, और वाई का निर्देशांक क्या है 3, तो ये पी के निर्देशांक 4,3 हो जाएंगे, बस इतना सा था। बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आप लोगों का क्लास 9th में उन्होंने बनाया है। रैखिक समीकरण के हल निकालने था, तो ये तो बहुत आसान है। रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक किसी चर के मान लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो हमने x का मान लिया, सपोज करें 0, तो y का मान कितना, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो y का मान आ गया 7। 2 हल निकालने थे, एक हल ये हो गया, दूसरा हम मान लें y को 0, क्या मान लें y को 0, तो x का मान हो जाएगा 7/2। तो यहां पर हम एक चाहें तो एक सारणी भी बना सकते हैं, यहाँ x यहाँ y, जब आपने x को 0 माना तो y का मान आया 7, जब आपने y को 0 माना तो x का मान आया 7/2। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो हम यहां मान लेंगे कि नोटबुक की कीमत x है, कलम की कीमत क्या है y, तो दुगनी है यदि नोटबुक किसके बराबर है 2 गुना कलम की कीमत से, तो x बराबर 2y, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 0, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। k का मान हमें ज्ञात करना था, x और y हमें दे के रखे हैं, पुटअप करा देंगे, तो ये x या जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 एकम 3 के बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद हमारा जो अथवा है, समीकरण को इसमें हमें व्यक्त करना है, तो पहले हम पक्षांतर कर लें, पक्षांतर होगा तो 2x ऋण 5y जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो +5y, क्योंकि हमें क्या चाहिए था बराबर में 0, तो इसलिए हमने इसको पक्षांतर करके कहां पहुंचा दिया, LHS साइड में पहुंचा दिया, बाएं पक्ष में पहुंचा। अब आप देख पा रहे हैं कि x के साथ जो लिखा है वो a है, तो a का मान कितना हो गया, a का मान 2 हो गया,
जो बाई के साथ लिखा होता है वो बी होता है, तो बाई का मान हो गया 5, सॉरी बी का मान हो गया 5। सी कौन है? एक संख्या है ना जिसके साथ एक्स है ना ही बाई है, तो ऐसा कोई सी यहां पर नहीं है, इसलिए सी क्या हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है समांतर रेखाओं की परिभाषा। तो मैंने यहां पर लिख दी है कि बी रेखाएं जो अपरिमित रूप से आगे बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेद नहीं करती वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वर्ग की परिभाषा मैंने यहां लिखी हुई है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं के माप एवं चारों कोण के माप कैसे होते हैं? बराबर। यूक्लिड के अभिक्रित, तो आपको तो करीब 6 से 7 अभिक्रित आपकी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। मैंने 2 यहां पर छोटे छोटे अभिक्रित लिख दिए हैं कि जैसे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ऐसे एक और था, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ऐसे बहुत से अभिक्रित हैं, ठीक है। चलिए आकृति AC बराबर BD आपको यहां पर दिया है, AC बराबर BD, तो AB बराबर CD हमें सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है, ये यही कर सकते हैं। AC बराबर क्या दिया है आपको? BD। तो दोनों पक्षों में देखिए AC और ये BD, इसमें ये BC वाला जो पोर्शन ये एक्स्ट्रा है, दोनों पक्षों में से हम क्या करते हैं? BC को घटा दें। हम लिख सकते हैं AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। दोनों पक्षों में से क्या घटा दिया? BC को घटाया। अब आप देखें AC में से यदि BC घटाएंगे तो क्या बचेगा? AB। और यहां पे भी BD में से हम BC घटाएंगे तो क्या बचेगा? CD। क्या बचेगा? CD। बस यही हमें प्रूफ करना था, 3 लाइन में आपका हैंस प्रूफ हो गया। चलिए यहां क्वेश्चन है, यदि C बिंदु AB के बीच इस प्रकार है, तो मतलब एक AB ऐसी लाइन हम खींच लें A और यहां हो जाएगा B और बीच में कोई बिंदु है C। इस प्रकार से है कि AC जो है वो BC के बराबर है, तो हमें AC प्लस AC बराबर सिद्ध करना है 1/2 AB। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB जो है AB बराबर हो जाएगा आपका AC और धन BC, ठीक है ना। AC बराबर हो गया AC धन AB बराबर हो गया AC धन BC, लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको ये दिया है कि AC बराबर है BC, तो मैं BC की जगह क्या पुटअप करा सकता हूं? AC रख सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा AB बराबर AC धन BC की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? AC। तो AC और AC मिलके क्या बन गया? ये 2AC बराबर हो गया AB। अब इस 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AB बराबर AC। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ हो गया। चलिए प्रतिवर्ती कोण को उदाहरण सहित समझाना था। तो वह कोण जिसका मान 180 से अधिक किंतु 360 से कम होता है वो कौन से कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। चाहे तो आप ऐसे बना भी सकते थे, ये आपने एक कोण बनाया A बराबर 30, तो प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा इसका? प्रतिवर्ती हो जाएगा, इसको 360 में से घटा देंगे, प्रतिवर्ती कोण A बराबर 360 माइनस कोण A, मतलब ये आ जाता है 330 डिग्री, ठीक है। चलिए पूरक कोण को उदाहरण से समझाना था। तो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? एक समकोण हो, पूरक कोण कहलाते हैं। लिख सकते थे कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण B बराबर 130 डिग्री, सॉरी 90 चाहिए है ना, पूरक मतलब 90। तो 70 और 20, A का मान 70 B का मान 20, दोनों को योग करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लिखना था। तो हम इसमें ये शब्द बच्चे बहुत ज्यादा भूल रहे हैं, संगत भुजा संगत कोण वाली चीज। तो किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण, मतलब यदि आपके ऐसे दो त्रिभुज हैं और ये दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इनके बीच का कोण, तो दो संगत भुजाएं बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो उसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है ना। एस से एस। इसके बाद समकोण कोण भुजा सर्वांग समता, इसको हम RHS बोलते हैं। राइट एंगल, तो हम ये किस में लगेगी? समकोण त्रिभुज में। तो हम लिखते हैं कि किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण। कर्ण बराबर हो और कोई भी कर्ण को छोड़कर जो दो भुजाएं बची उनमें से एक भुजा बराबर हो, तो हम लिख देंगे किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में कर्ण। कर्ण तो दोनों में एक एक ही रहेगा, इसलिए उसमें संगत लगाने की जरूरत नहीं है। कर्ण एवं संगत भुजा बराबर हो, क्योंकि भुजा फिर दो बची हैं, इस वजह से हमें यहां पर संगत शब्द जोड़ना पड़ेगा। कर्ण के साथ संगत इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि कर्ण तो दोनों त्रिभुज में एक ही एक रहेंगे, तो कर्ण का तो कर्ण से कंपेयर करेंगे, लेकिन संगत भुजा का फिर संगत भुजा से करेंगे। इसलिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? समकोण कर्ण भुजा या RHS सर्वांग समता लगती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मैंने यूक्लिड की आपको कुछ 7 अभिग्रहित आपको दिए गए हैं आपके बुक में NCERT में, तो वो मैंने यहाँ पर उसमें कॉपी कर लिया था। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखना है। तो समांतर चतुर्भुज, वैसे तो गुण बहुत से हैं,
लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, पहली चीज, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक और गुण हो जाता है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। चलिए, दो पूछे थे तो अपन ने दो यहाँ पर लिख दिए। आयत के दो गुण लिखना है, तो आयत के गुण तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड गुण लिखे हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक समकोण हो। वैसे तो चारों समकोण होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज जिसमें एक समकोण हो वो आयत कहलाता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने उसका एक गुण लिख दिया, उस डेफिनेशन को ही उसके गुण के जैसा लिख दिया। दूसरा, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, चाहे तो आप लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये सब चीजें हम आयत में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं कि हमें इसमें सर्वसमीका का यूज करना है। तो सर्वसमीका ये कौन सी होती है? ये होती है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो a और b है a प्लस बी एक्स और प्लस a और b का गुणा। ये सर्वसमीका लिखना है, फिर इसमें इनके सीधे मान रख देने, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए और बी कितने हैं 10 और 4, ये हो जाएगा 14x प्लस ए और बी का गुणा कर देंगे 10 चौके 40। तो यहां से आपके इतने 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके हमें गुणनखंड करने थे, तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज बन रही है। तो इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 और 4 को 2 और x को x, तो ये पूरा बन गया 5/2 का। इसका एक्स स्क्वायर माइनस बाई अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा 22/3 का स्क्वायर। ये बन गया। जब दो चीजों के स्क्वायर हो रहे हो, माइनस का साइन बीच में लगा हो, तो ये हो जाता है। उन्हीं संख्याओं को हम एक बार प्लस करेंगे 5/2x धन 22/3, और उन्हीं संख्याओं को हम एक बार माइनस करेंगे 5/2x माइनस 22/3। ये फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जो कि होता है एक बार ये दोनों चीजें एक ब्रैकेट में जुड़ेंगी, दूसरे ब्रैकेट में घटेंगी। ठीक है, ये गुणनखंड हुआ है, आंसर हो गया आपका 3 नंबर का। बहुत ही सरल था। अब इन्होंने बोला है कि सीधे गुणा किए बगैर हमको इनको गुणा करना है, तो इसमें यही सर्वसमीका लग जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं 100 धन 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 ऋण 4। सर्वसमीका ये लग गई, दोनों एक में जुड़ रहे हैं और एक में घट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो 100 का वर्ग और ऋण 4 का वर्ग, 100 का वर्ग हो जाएगा आपका 10,000, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 9984, है ना। 10,000 में से 16 घटेंगे 9984, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसको हमें सत्यापित करना है, तो क्या करेंगे? सत्यापित करने के लिए हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? RHS लेंगे। यहां पर क्या करेंगे? RHS ले लेंगे। और RHS में जैसे कि ये x का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, मैं नीचे सॉल्व कर ले रहा हूं। ठीक है, इस तरफ तो मैंने, यदि मैं RHS ले रहा हूं तो मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x³ माइनस x का इसमें गुणा हुआ x स्क्वायर बाई प्लस बाई स्क्वायर में हुआ तो x बाई स्क्वायर। फिर मैं बाई का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई माइनस x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब। ठीक है ना। अब आप देखें ये सब कट रहे होंगे, एक्स स्क्वायर बाई से ये प्लस का, ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, क्या आ गया? x³ प्लस बाई क्यूब। यही आपका क्या था? LHS था। तो ये हेंस प्रूफ हो गया। चलिए, अब यहां चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपको पूछा है कि x प्लस बाई बराबर दिया है, ये x और बाई का योग बराबर दिया है बाई और z के योग के। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये AOB जो है वो एक रेखा है। तो AOB रेखा होने के लिए यदि ये रेखीय योग में 180 के बराबर हो जाए भाई, क्योंकि रैखिक x और y कैसे हैं? रैखिक योग में यदि 180 के बराबर हो जाए तो ये एक रेखा बनाएगी। तो हम लिख सकते हैं पहली बात तो ये पूर्ण कोण है। कैसा कोण है? पूर्ण कोण। बिंदुओं पर क्या है? बिंदु O पर यदि हम देखें कि भाई x प्लस वाई और धन W प्लस जेड, चारों कोणों को जोड़ें तो कितना आएगा? 360, पूर्ण कोण का मान। अब x प्लस वाई और W प्लस जेड तो बराबर दिए हैं, तो हम x प्लस वाई और W प्लस जेड को भी हम क्या लिख दें? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 360। ये दो बार हो गए x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई बराबर 360। 2 से मैंने इस 360 को कितने बार काटा? 180 बार। तो ये आ गया आपका x प्लस वाई बराबर 180। मतलब ये क्या है? रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म कहां बनते हैं? एक रेखा के ऊपर। अथा हम लिख सकते हैं कि अथा AOB एक लाइन है। ठीक है ना। चलिए, यहां आ जाए इसके अथवा में। यहां पर आपको आकृति दी गई है और ये AB और CD क्या है? पैरेलल है। APQ ये वाला एंगल दिया है आपको 50 डिग्री। ठीक है ना।
और PRD मतलब ये आपको एंगल दिया है 127 डिग्री, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम x बराबर तो 50 लिख दें सीधा। कैसे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः, एकांतर अंतः कोण क्यों होंगे? क्योंकि आप देख पा रहे हैं जहां भी एक जेड जैसी आकृति बन रही ना, ये देखें, ये तो जब भी जेड जैसी आकृति बनती है तो ये कोण कौन से हो जाते हैं? इनके कोने वाले, ये वाले कोण, और इस कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया एकांतर अंतः कोण। अब हम बात करें बाई से हमें रिलेशन निकालना है। तो देखें, एक जेड की आकृति और बन रही है, आप देख पा रहे हो वहीं से बिल्कुल, ये ये भी एक जेड की आकृति बन रही है। तो ये वाला एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, इस पूरे एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 50 धन बाई बराबर होगा 127 के, है ना। ये 50 और बाई किसके बराबर होगा? 127 के। यहां भी हम वही लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि एकांतर कोण, है ना, एकांतर अंतः। तो यहां से जब हम बाई का मान निकालेंगे तो 127 में से 50 हमारे घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 77। तो बहुत ही आसान था, 3-4 लाइन में इसका आंसर ही आ गया। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहां से ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच हमें 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ n का मान क्या हो गया? 4। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक, मतलब n+1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 और 4/5 में हम किसका गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 5 का, कितने का करेंगे? हमारे n+1 का। तो ये हो गया 3×5 = 15 और 5×5 = 25, इसको काटना नहीं है। और ये हो गया 4×5 = 20 और बटे 25। अब इनके हर कैसे हो गए? समान हो गए। तो अंश निर्धारित करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 15 के बाद कौन आएगा? 16, 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। तो ये आपकी 4 संख्याएं हो गई, 16, 17, 18, 19। 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन था और 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आता है 0.001 को। तो इसके लिए चलो मैं एक पेज ले ले रहा हूं। इन्होंने बोला है, मैंने माना सबसे पहले x बराबर क्या हो गया? 0.001 के बार को इन्होंने हमें p/q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है इसको? p/q के रूप में। तो मैं यदि इसको तोड़ के इसको मैं पूरा लिखूं, 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन, है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये जो इसमें संख्याएं हैं, तो ऐसे मुझे अरेंज करना है कि वो फिर से x बन जाए, ठीक है। तो मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा? 1000 का यदि मैं गुणा कर देता हूं तो एक कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। मैं लिखता हूं दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करने पर। इसका कारण क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम 2 समीकरण बनाएं और समीकरण को फिर क्या कर दें? घटा दें, क्योंकि ये तो अनंत बार जा रहा है। और समीकरण को घटा देंगे तो दशमलव वाली संख्याएं सीधी हट जाएंगी। तो मैंने यदि यहां 1000 का गुणा किया तो हो गया 1000x। यहां यदि मैंने 1000 गुणा किया तो 001 तो बाहर आ गया, और यहां क्या बचा? 0.001, 001 ऐसे। अब ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहां 1000 में से जब ये 1x घटे तो कितने बचे? 999x। और यहां जब ये देखो, पीछे की चीजें दोनों की बिल्कुल बराबर हैं, तो ये तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 1 में से शून्य जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो x का मान कितना आ गया? 1/999। ये तो यही मुझे काय के रूप में बताना था, p/q के रूप में। तो हो गया ये p/q के रूप में, p का मान 1 हो गया और q का मान 999 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी हमने कर लिया और हमने ये भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसके लिए भी हम एक नया पेज ले लेते हैं। इन्होंने बोला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, हमें ये सिद्ध करना है। चलो, हमने एक त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज, और उसका हमने नामकरण कर दिया। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया। तो सबसे पहले ये समबाहु है। समबाहु का मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं की जो दूरी है वो AB = BC और बराबर AC। ये तीनों तो बराबर हो जाएंगे, ये दिया है, हमें लिख देंगे।
अब हम ले लेंगे त्रिभुज एबीसी में, हम यदि कहें त्रिभुज एबीसी में यदि हम दो भुजाएं बराबर लिखें, पहले ए बी बराबर ए सी, है ना, वैसे तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर लिख रहा है अभी, तो हम यहां से लिख देंगे कि कोण बी बराबर हो जाएगा फिर कोण सी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहां से लिख देंगे ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी बराबर सी हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार हम लिखें, इसी प्रकार अब हम क्या करें, भुजाएं बदल दें, इस बार हमने दूसरी ले लेते हैं, ए बी बराबर हमने बी सी लिख दिया, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर लिख दिया, तो यहां से कोण कौन से बन जाएंगे, कोण ए बराबर कोण सी बन गया। तो अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि तीनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। समीकरण 1 एंड 2 से भाई ये कोण सी के बराबर हैं, मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर होता है 180। अब जब तीनों बराबर हैं तो हम तीनों को ए लिख सकते हैं, तो ये 3a हो गए, 3a बराबर 180, तो ए का मान आ गया हमारा 60। जब ए का मान 60 आया तो बी और सी का मान भी क्या आ गया, 60, क्योंकि आपस में बराबर है, हेंस प्रूफ हो गया। 4 मार्क का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए वापस चलते हैं, वापस क्या है, ये हमारा 22 हमने कर लिया। अब है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, चलिए बना लेते हैं अपन, ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, का नामकरण भी कर देते हैं अपन, ए, अच्छा इसका ए कोण सम है, ठीक है ठीक है, तो कोण ए समकोण है, तो हम यहां समकोण बनाएंगे, ए बी और सी, यहां पर ये समकोण है। अब उन्होंने कहा ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर ए सी, अच्छा ए बी बराबर ए सी मतलब ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। क्या बोल रहे हैं, ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी का मतलब कोण बी बराबर कोण सी। अब आपको एक भुजा ये 90 दे दिया, तो हमें पता है यदि ये 90 है तो बी और सी मिलाकर कितने होंगे, 90, है ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है, बी और सी 90 होंगे, और जब बी और सी बराबर हैं तो फिर कोण बी और कोण सी कितने के हो गए, 45 के। आंसर हो गया। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसके लिए चलिए नया पेज ले लेते हैं। हमें बोला है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये उदाहरण नंबर 1 है आपका, समकोण होता, तो हम एक सबसे पहले एक आयत बनाएं, ये मैंने एक आयत बना दिया, इस आयत का नामकरण भी कर दो, आयत का नामकरण कर देता मैंने ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यदि मुझे क्या बोला गया है कि हमें यह सिद्ध करना है, तो पहले अपन एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण होता है, जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो हम यहां लिखें माना कोण ए बराबर हमारा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमें पता है, बस इतनी परिभाषा में मालूम है कि चतुर्भुज एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, तो कोण ए बराबर मैंने माना कितना, 90 डिग्री। अब चूंकि ए बी जो है वो समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर डी सी, और ऐसे ही दो युग्म और कौन कौन से बचे, ए डी है वो समांतर हो जाएगा बी सी के, ठीक है ना। अब चूंकि ए बी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर डी सी और ऐसे ही दो युग्म और कौन कौन से बचे, ए डी है वो समांतर हो जाएगा बी सी के, ठीक है ना। अब चूंकि ए बी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर डी सी और ऐसे ही दो युग्म और कौन कौन से बचे, ए डी है वो समांतर हो जाएगा बी सी के, ठीक
ठीक है ना। अब यदि ये भुजाएं समांतर हैं, देखिए ये AD और BC, ये वाली भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो AB एक त्रिअक्षेदी रेखा हुई, और जब त्रिअक्षेदी रेखा हुई तो हम कह सकते हैं कोण A धन कोण B बराबर कितने होंगे 180 के। इनको कौन सा कोण बोलते हैं? सह अंता कोण। सह अंता कोण। भाई दो भुजाएं जब किस टाइप से, यदि मैं आपको बना के बताऊं, इससे देखो बना के बताऊं कि भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समांतर, और ये क्या है? ये त्रिअक्षेदी रेखा। तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो है ये कैसे होंगे? आपके सह अंता कोण होंगे। कैसे होंगे? सह अंता कोण। तो ए और बी कैसे होगा? 180। अब ए तो मुझे पता है 90 है, तो 90 धन कोण बी बराबर 180, तो कोण बी का मान भी कितना हो गया? 90 डिग्री। अब यदि कोण बी 90 है तो अब मुझे मालूम है कि कोण बी बराबर है कोण डी के, और कोण ए बराबर है कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है? ये सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण। तो ये B बराबर D है, मतलब B बराबर D बराबर क्या हो जाएगा? 90। ऐसे ही A बराबर C बराबर क्या हो जाएगा? 90। मतलब ये चारों कोण कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए। कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एक हमें सिद्ध करना था कि चारों प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया। चलिए अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि आकृति में समांतर चतुर्भुज में, ये एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण जो AC है वो कोण A का समद्विभाजक है। नहीं, ये तो मुझे दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण जो है ये समद्विभाजक है, तो ABCD हमें क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज है हमें सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर। समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर। तो मुझे मतलब देखो, पहली चीज तो मुझे दिया है में ये हो जाएगा कि यदि ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के लिए AB बराबर DC होगा, है ना, सामने सामने की भुजाएं, और AD बराबर BC भी होगा। ये चीज तो पता है मुझे। अब मुझे यदि आसन्न भुजाएं में बराबर कर दूं, मतलब मुझे सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है, यदि मैं आसन्न भुजाएं बराबर कर दूं तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। मतलब AB बराबर मैं क्या के कर दूं? AD के, क्योंकि AB DC के बराबर तो है ही और AD BC के बराबर है। लेकिन यदि मैं इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दूं, आसन्न भुजाओं को मैं क्या कर दूं? बराबर कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये फिर जो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, एक सेकंड में इनको यहां से हटा दूं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये एंगल्स देखेंगे। देखिए ये तो समद्विभाजक है AC का, AC का समद्विभाजक है, मतलब ये मैं मानूं कि ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर 2 तो हो जाएगा, है ना। यदि मैं यहां मानूं ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। ठीक है, तो मैं क्या यहां कह सकता हूं कि यदि मैं दो त्रिभुज लूं, ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज, एक नीचे वाला लिया एक ऊपर वाला लिया, ऊपर वाला हो गया ADC और नीचे वाला त्रिभुज मैंने लिया ABC। अब इन दोनों त्रिभुज को यदि मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूं तो संगत भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। सर्वांग सम करने पर संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं कोण जो 1 है ये किसके बराबर होगा? कोण 4 के, और जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर होगा। ये किस लिए हो रहा है? एकांतर अंता कोण। भाई समांतर चतुर्भुज है ना, उसमें विकर्ण के कोण कौन से होते हैं? एकांतर अंता कोण। एकांतर अंता कोण में की वजह से ये कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के, और 2 बराबर हो गया कोण 3 के। अब मुझे बताए कि 1 बराबर मुझे 2 भी मालूम है, ये दो चीजें मेरी बराबर हो गई, और तीसरी चीज मुझे मालूम है कि AC बराबर है AC के। 3 चीज बराबर हो गई, 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा। तो यहां पर कौन सी लग गई? कोण भुजा कोण ASA सर्वांग सम। तो जब ASA सर्वांग समता लग गई तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज ADC, ये सर्वांग सम का चिन्ह, EBC, ये बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो उनसे संगत भुजा, आप संगत भुजा कैसे पहचानोगे? भाई कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर भी है, तो उससे लगी हुई भुजा,
ठीक है ना। या फिर मैं यहां से ये भी तो कह सकता हूं कि भाई कोण 2 बराबर काय के है, कोण 3 के, और कोण 1 बराबर काय के है, कोण 4 के। तो मैं कोण 2 और 4 बराबर नहीं लिख सकता क्या? कोण 2 और कोण 4 को मैं बराबर लिख सकता हूं क्या? चेक करें आप। 1 बराबर काय के है, 4 के, और 1 बराबर 2 भी है। देखो यहां लिखें आप, ये देखा 1 बराबर क्या लिखा है, 4, और कोण 1 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। और 1 बराबर 2 तो अपन को दिया है, ये गिवन है अपन को, ये क्या है, गिवन है। तो मैं 1 की जगह क्या यहां पर पुटअप कर दूं, 2, तो ये हो गया कोण 2 बराबर कोण 4। ये हो सकता है क्या? कोण 2 बराबर कोण 4 का मतलब क्या होगा, इनके यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसका मतलब हो गया ए बी बराबर बी सी। बस यही तो हमें सिद्ध करना था, आसन्न भुजाएं। तो सर्वांग समता की भी जरूरत नहीं लगी फिर तो हमें, बिल्कुल सीधा हो गया कि हमने लिखा सीधा पहले कोण 1 बराबर 4, कौन से कोण, एकांतर, फिर उसके बाद कोण 1 बराबर 2 हमें दिया है, तो 1 की जगह हमने 2 पुटअप कराया, तो कोण 2 बराबर 4। अब यदि किसी त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, उसका विलोम समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका विलोम क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। तो इसलिए ए बी बराबर बी सी हो गया, यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं ए डी बराबर डी सी। तो अथा जब ये आसन्न भुजाएं बराबर हो गई तो ये चारों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए बी बी सी के बराबर हो जाएगा, सी डी और ये डी, ये चारों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हमारा ये पेपर बहुत ही सरल था और बहुत ही छोटा था, और आपको यदि ये वीडियो बहुत उपयोगी लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।